ओके देन स्टार्ट करते हैं क्या। तो लास्ट टाइम पर हम तुमने वीडियो देख लिया था? देख वीडियो ठीक है। ध्यान से देखो, लास्ट में हमने जो बात की थी वो खत्म किया था हमारा पॉलन ग्रेन। मैंने बताया था पॉलन ग्रेन से कैसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं। मैंने एक प्रोसेस भी बताई थी, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। याद हो तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस किसी को याद है क्या? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब है that formation of gamete, formation of male gamete, formation of male gamete from generative cell। जनरेटिव सेल कहाँ होता है? अरे होता कहाँ पे? पॉलन ग्रेन के पास, ठीक है। तो जनरेटिव सेल्स देखो तुमने लास्ट क्लास में नहीं की है तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए कहता हूँ मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो। और अगर कंटिन्यूटी में कुछ लैग हो रहा है तो वीडियो लेक्चर देखकर आना जरूरी है। जो कुछ भी मैं लास्ट में पढ़ाया उसको तुम एक बार चेक करके जरूर आया करो ताकि तुम्हें लिंक मिल सके। अब जनरेटिव सेल कहाँ है, मेल गैमेट की बात कहाँ से हो रही है, थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत होगी जब तक कि मैं नए टॉपिक के ऊपर नहीं जाता। तो जनरेटिव सेल होता है पॉलन ग्रेन के अंदर। ये हमने पॉलन ग्रेन बनाया था। पॉलन ग्रेन के अंदर ये ऊपर वाले सेल को हमने वेजिटेटिव सेल कहा था, नीचे वाले को जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल कुछ समय बाद डिवाइड हो जाता है इसमें टू जनरेटिव सेल्स। और ये जो जनरेटिव सेल्स होती हैं इन्हीं को हम मेल गैमेट्स कहते हैं। ये जो जनरेटिव सेल्स बनी है इन्हीं को हम कहते हैं मेल गैमेट। और यही दोनों काम आती हैं फ्यूजन में। किसमें काम आएंगी? फ्यूजन मतलब दो चीजों का मिलना, ठीक है। जैसे देखो तुम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। These two gametes are used in fertilization। क्लियर है बात? अर्पित सुनना। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे जो हमारा कल कुछ छूट गया था लिखना, हम लोग जल्दी के चक्कर में चले गए थे, उस चीज को पहले कवर कर। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था वो बता दो मुझे। 40% covering not by generative cell नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए। पॉलन ग्रेन्स, मैंने बताया था ना कि पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है, नाक में घुस जाते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। तो देखो पॉलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स। सर इसी पॉइंट में लिखना है ये। नोट पॉइंट में देखो pollen grains of many plants, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल पार्थेनियम। पार्थेनियम बताया था ना मैंने? यस सर। पार्थेनियम प्लांट, ये वो जंगली प्लांट्स होते हैं जो हमारे घरों के आसपास लगे रहते हैं। तो मैंने बताया था गोभी ऐसा उसमें ऊपर दिखता है, गोभी ऐसा पौधा दिखता है, कभी दिखाऊंगा मैं लेके आओ। एग्जांपल लिखना पार्थेनियम, ठीक है। कॉजेस, इसी में ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, कॉजेस सीवियर, सीवियर स्पेलिंग आती है? यस सर, बता दे। सीवियर, सीवियर एलर्जिक कॉमा क्रॉनिक
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो मीन्स क्या होता है कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जंगली घास के, जंगली पेड़ों के, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं और हमें सांस लेने में इनकम्फर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, तो छींकें आना एलर्जिक रिस्पॉन्स, सांस लेने में प्रॉब्लम आना क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिए कि कुछ पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए अगर फायदेमंद है, सप्लीमेंट भी देते हैं, तो कुछ नुकसान भी करते हैं। क्लियर है बात? तो जरूरी नहीं है कि धूल में जाने से तुम्हें धूल से ही एलर्जी हो। धूल में हो सकता है पॉलन ग्रेन तुम्हारे नाक के अंदर चला गया, इस वजह से तुम्हें छींक आ रही हो। कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है ना, ज़्यादा देर धूल में रहते हैं तो छींकने लगते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि धूल से ही प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसी में ब्रोंकाइटिस जो लिखा ना डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स के ब्रैकेट में लिख लेना एग्जांपल अस्थमा। कुछ लोगों को इस बीमारी से, इन चीज़ों से अस्थमा भी हो जाता है। अस्थमा पढ़ा था ना हमने लास्ट ईयर, जैसे वो ब्रोंकियोल्स, हाँ ब्रोंकियोल्स छोटे हो जाते हैं अस्थमा के बारे में। एग्जांपल में लिखना अस्थमा। तुम देखा जो घरों में करते हैं तो पंप से सांस, उनकी सांस बढ़ जाती है ना, अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा पेशेंट्स, नहीं देखा? तो क्या होता है, उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ अगर ब्लॉकेज आ जाए तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता तो उनका हार्ट बहुत डिमांड करता है, तो वो पंप लेते हैं और पंप की मदद से कुछ भी जो ब्लॉकेज आ रही होगी वो ब्लॉकेज को हटाते हैं। क्लियर? जिससे अगर कोई पॉलन ग्रेन या कोई डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटक रहा हो तो वो हट जाता है और फिर हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वायबिलिटी। इसका मतलब बता सकता है कोई? सर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, फर्टिलाइज टाइम पीरियड होता है। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज, इसमें लिख भी सकते हो बगल में। वायबिलिटी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ अ पॉलन ग्रेन, टाइम पीरियड ऑफ अ पॉलन ग्रेन टू फर्टिलाइज, वो समय जब तक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर लिखना ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, डिपेंड्स ऑन वायबिलिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी गलत है, वायबिलिटी तो हमने पहले लिख लिया ना, वायबिलिटी लिखा फिर ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन लिख ली, तो ब्रैकेट के बाद लिखना डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जो वायबिलिटी है किसी भी पॉलन ग्रेन की, वो डिपेंड करती है आसपास के टेम्परेचर पर, क्या टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में कितना नमी। एग्जांपल लिखना, इन राइस एंड व्हीट, इन राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं में, इन राइस एंड व्हीट वायबिलिटी इज ऑफ 30 मिनट्स। गेहूं और चावल में तुम्हें वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट के लिए देखने को मिलेगी। वायबिलिटी इज 30 मिनट्स। हाँ, whereas in the members of Solanaceae
सोलेनेसी कौन सी फैमिली होती है? इसमें ब्रिंजल आता है, पोटैटो आता है, टोमेटो आता है। सोलेनेसी फैमिली है प्लांट। Whereas in the members of Solanaceae, सोलेनेसी को तुम याद कर सकते हो ब्रिंजल फैमिली के नाम से, टोमेटो फैमिली के नाम से, कॉमा लेग्यूमिनेसी। स्पेलिंग आती है क्या? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में कौन आता है? लेग्यूमिनेसी में सारी पल्सेस आती हैं, दाल, जितनी भी दालें होती हैं ना वो सब लेग्यूमिनेसी में आती हैं। दाल, सारी पल्सेस लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है। इसके बाद देखना रोजेसी। क्या? रोजेसी फैमिली, रोज जैसी नहीं, रोजेसी। रोजेसी मीन्स रोज की फैमिली। गुलाब जानते हो? गुलाब की फैमिली, उसका नाम है रोजेसी। have viability up to several months। have viability up to several months, तो काफी महीनों तक इन प्लांट्स की वायबिलिटी जिंदा रहती है, जबकि गेहूं और चावल में 30 मिनट। ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वी हैव अ pollen grain of wheat and we kept it for 2 hours, 2 days, and then we put this pollen grain on the stigma of the female flower, identify fertilization। तो तुमसे पूछेगा क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तुम्हें याद रखना है कि गेहूं और चावल में सिर्फ 30 मिनट तक तो वायबिलिटी रहती है। अगर तुम 2 घंटे या 2 दिन बाद रखोगे स्टिग्मा पे तो कोई भी फर्टिलाइजेशन क्लियर। और बच्चे इस क्वेश्चन को कह देते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछेगा वो, पूछ तुम्हारे सिलेबस से ही रहा है बट इनडायरेक्टली। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर है भाई? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये पॉइंट भी लिख लो, pollen grains are rich in nutrients। इसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बताया था मैं, इसको सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। pollen grains are rich in nutrients। नेक्स्ट, pollen grains are rich in nutrients। pollen grain न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं, मतलब इनके पास अच्छे खासा प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम स्टार्च के फॉर्म में यूज करते हैं, क्लियर है? तो pollen grains are rich in nutrients and are used as, और इनका इस्तेमाल किया जाता है, and are used as food supplements, and are used as food supplements in the form of pollen tablets। बताया था मैंने, टैबलेट के फॉर्म में, in the form of pollen tablets and syrup। सिरप आती है, कफ सिरप, ऐसे ही pollen सिरप आती है। ठीक है, नोट पॉइंट लिखना। ये क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे पॉइंट क्यों नहीं होता? हाँ, ये नोट पॉइंट से चल रहे हैं, इनके बारे में डिटेल चल रही है pollen grain के बारे में। और इसमें एक नोट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, रिसर्च क्लेम करती हैं, रिसर्चेस क्लेम मतलब जानते हो? दावा करना, किस चीज का दावा करना। रिसर्चेस क्लेम दैट, काफी रिसर्चों ने ये क्लेम किया है, दैट कंजप्शन ऑफ pollen grains को खाने से या उनका सिरप पीने से, कंजप्शन ऑफ pollen grains
increases the performance of athletes एथलीट्स को तो जानते होंगे जो दौड़ लगाते हैं। तो काफी रिसर्चेस हुई हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि पॉलन ग्रेन को खाने से एथलीट की जो परफॉर्मेंस है, दौड़ने की क्षमता है, वो बढ़ गई। इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्सेस। घोड़े भी दौड़ते हैं, क्लियर है? तो अब तुम कभी मैराथन रेस में दौड़ने जाओ तो पॉलन ग्रेन की टैबलेट खा लेना, ठीक है? तुम भी ज्यादा दौड़ पाओगे। बोर्ड के पेपर में पॉलन ग्रेन की टैबलेट खा के जाना, ज्यादा पेपर लिख पाओगे, ठीक है? सच में? हाँ, और नहीं तो क्या, नींद नहीं आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी लिखने की बात, ठीक है? क्लियर है बात? एक पॉइंट और लिखोगे, अरे सारी बातें लिख लो तुम। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन बताया था ना मैंने, प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करके रखना, बचा कर रखना। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स, सालों साल बचा कर रखते हैं। आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स, सालों तक बचा कर रखना है। इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें बचा के रखते हैं? एट -196 डिग्री सेल्सियस, बताया था ना टेम्परेचर। इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ठंडे में, -196 डिग्री सेल्सियस। जानते हो इतना तो अटलांटिक, वो कौन सी जगह है, अटलांटिक ही है ना, एंटार्क्टिका। हाँ, एंटार्क्टिका में भी नहीं होता। सबसे ठंडी जगह वही है ना हमारे अर्थ पे, एंटार्क्टिका। तो वहां पर भी नहीं होता इतना टेम्परेचर, इतने ज्यादा टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आया पॉलन ग्रेन्स के बारे में? एक बार रीड कर लो। क्या यही वाला पॉलन ग्रेन्स को, काफी सारे प्लांट्स की पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, बचा कर रखा जाता है कई सालों तक। तो बचाने के लिए उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि उनकी फिजिकल बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो खराब ना हो। यानी एक शब्द जाता है ना, बायोबिलिटी। इसका मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन के पास एक एबिलिटी है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जब आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो, तो ये एबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो इस एबिलिटी को बचा लिया तुमने अगर, तो इसको बचाने के लिए एक एक्सटर्नल कंडीशन देनी पड़ती है। उस कंडीशन को हमने कहा नाइट्रोजन देना है लिक्विड फॉर्म में, और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर? तब हम उसकी वायबिलिटी को बचा पाएंगे। क्लियर है बात? हाँ क्या ना? क्लियर ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग नाउ, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन के स्टडी को, पॉलन ग्रेन की स्टडी को नहीं, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं है, बेसिकली एनसीईआरटी का नोट्स में दिया है। सर आप कुछ बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं, बता तो चलो। एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्या? एनसीईआरटी में नहीं हुआ है। गूगल पे देखिए। पूछा है क्या क्वेश्चन इसमें नोट्स में? क्यों इसका? मेरे नोट्स में है क्या?
अरे सर एग्जाम में तो नहीं आया नहीं आया। एनसीईआरटी से बात नहीं जाओ। इधर देखो, इधर देखो ना इसका, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल मोर देन इनफ जा रहा है। ये सब चीजें कभी जीएस पोर्शन से पूछ ली जाती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में बात करें। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट बता सकते हो क्या होता है? जैसे मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है, ऐसे फीमेल ओवरी तो पार्ट होता है, ओव्यूल होता है। फीमेल गैमेटोफाइट होता है ओव्यूल। उसका डेवलपमेंट हमें चेक करना है। क्लियर? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पिस्टिल को। किसको देखेंगे? पिस्टिल को एक बार नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है इसका? गायनोसिन। बताओ पिस्टिल के पार्ट्स बताओ। स्टिग्मा और स्टिग्मा सबसे ऊपर का सरफेस है। इस लॉन्ग पोर्शन है, ये है स्टाइल, और ये बेसल पार्ट क्या है? और जो तुम्हारा ओव्यूल होता है वो यहाँ ओवरी में प्रेजेंट है। क्लियर? ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। अब मैं बात करता हूँ पिस्टिल की। तो पिस्टिल आपकी दो तरीके की होती है। क्लियर? मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। सुन लो। मोनो मतलब सिंगल, मोनोकार्पिलरी, और सेकंड होता है मल्टीकार्पिलरी। मल्टी मींस एक से ज्यादा, मोनो मींस सिंगल, मल्टी मींस मोर देन वन, और कार्पिल मतलब कार्पिल पिस्टल का दूसरा नाम है। नहीं है तो आगे इसका तो हाँ। तो एक कार्पिल हो तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा कार्पिल हो तो मल्टीकार्पिलरी। नहीं है? When flower bears single carpel, क्या होगा? जब एक फ्लावर पे एक ही कार्पेल प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। जब एक से ज्यादा कार्पेल होती है, मोर देन वन, हाँ, when flower have more than one कार्पेल, एक से ज्यादा कार्पेल्स होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी कार्पेल। तो एक नाम में इनके अर्थ छुपे हैं, जैसे होमोगैमेट हेटेरोगैमेट पढ़ेंगे। होमो मतलब सेम टाइप के गैमेट, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। ऐसे ही मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। मोनो मींस सिंगल कार्पेल, मल्टी मींस मोर देन वन कार्पेल्स। क्लियर है बात? अब मल्टीकार्पिलरी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंकार्पस, एक होता है सिंकार्पस, दूसरा होता है एपोकार्पस।
सिंकार्पस और एपोकार्पस। तुमने सिंगेम ही पढ़ा था। हाँ सिंग जो वर्ड होता है ना, सिंग का मतलब ही फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। जहाँ भी वर्ड आ रहा है ना सिंक, ये जो सिंग वर्ड है आया हुआ है सिंक करने से। हमने पढ़ा है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करना, किसी चीज को मिला देना। यहाँ से ये सिंग वर्ड आया है, मिलाना। ठीक है, तो ये लिखा है सिंकार्पस। क्या लिखा है? तो मल्टी कार्पेलरी व्हेन फ्यूज विद ईच अदर, जब बहुत सारी कार्पेल हैं तो लेकिन सारी की सारी एक दूसरे से फ्यूज्ड है। क्या है? एक दूसरे से चिपकी हुई है, मिली हुई है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सिंकार्पस। क्या कहते हैं? व्हेन मल्टीपल ओवरी या मल्टीपल कार्पेल्स फ्यूज टुगेदर, मिली होती है सब के सब। क्लियर? एंड व्हेन मल्टीपल कार्पेल्स आर फ्री टुगेदर, ये सारी फ्री हैं, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं है, तो इस कंडीशन को कहते हैं। क्लियर है? इसमें कार्पेल फ्री है, इसमें कार्पेल फ्यूज। एनसीईआरटी बहुत अच्छा डायग्राम बनाया इनका, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में बना है, फुल एनसीईआरटी फॉलो करो, कहीं कुछ नहीं मिस होगा तुम्हारा, चाहे कोई भी एग्जाम बना ले। देखो एक ही होगा, ये वाला पीछे का, ये वाला, एक तो ये हरा वाला, इसके बगल वाला, अरे फर्स्ट और सेकंड बस। हाँ, तो ये जो इधर वाला बना है ना, ये है सिंकार्पस का। बहुत सारी ओवरी आपस में मिल गई, देखो काफी ओवरी थी, ऊपर से अलग अलग है, लेकिन बेस से सारी एक है, फ्यूज हो चुकी है, सिंक हो गई है, फ्यूजन हो चुका है इनका, इसीलिए इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंकार्पस। इसका एग्जांपल है। वहीं दूसरी तरफ एग्जांपल बना हुआ है एपोकार्पस का। किसका बना है? तो एपोकार्पस में तुम्हें दिख रहा होगा हर जगह अलग ओवरी है, इस तरीके से, ठीक है? काफी सारे ऐसा बना हुआ है, बुक जैसा नहीं बन रहा होगा, कुछ ऐसे ही बना, ऐसी बना ना, मल्टीपल ओवरीज है उसमें, लेकिन सब फ्री है, सब अलग है। क्लियर है बात? तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा? एपोकार्पस। एक है सिंकार्पस, एक है, उसमें एग्जांपल का नाम लिखा है क्या? क्या लिखा है इसमें? माइसेलिया। इसमें लिखा है फर्स्ट वाले में माइसेलिया, यही स्पेलिंग है ना? और फर्स्ट वाले में पापावीर सोमनीफेरम। इसका पूरा नाम होता है पापावीर सोमनीफेरम। ये एक ड्रग्स है, ये एक ड्रग्स है, इससे हम, तुमने सुना मॉर्फिन? यस सर, मॉर्फिन ड्रग नहीं सुना? सर पता है तुम्हें थोड़ा होता है। हाँ, तो वो उसी से निकाला है पापावीर सोमनीफेरम। इसे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, भाई नाम सुन लो। तो कार्पेल्स की कंडीशन समझ में आई। एक तो मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी तो ऐसे ही होता है जैसा मैंने ये बनाया था, सिंगल कार्पेल, ये होगी मोनोकार्पेलरी कंडीशन, सिंगल कार्पेलर। अब मल्टी कार्पेलरी के दो कंडीशन बताई मैंने, एक सिंकार्पस, एक एपोकार्पस। इसमें ओवरी फ्यूज रहेंगी एक दूसरे से, इसमें ओवरी एक दूसरे से अलग, फ्री तो रहेंगी एपोकार्पस। क्लियर है बात? अभी लिखूंगा तो फोकस करो समझने पर, फिर लिखाऊंगा इकट्ठा तो लिखना बैठ के आराम। अभी जितना हो सकता है समझ लो चीजों, बोर्ड पे तो लिखा है, किसी को कोई दिक्कत बताओ? अंकित, अर्पित सही है? सिंकार्पस, एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, चारों वर्ड्स के मतलब पता है? बताओ अंकिता, सिंकार्पस क्या होता है? फ्यूजन नहीं,
कार्पेलरी ऐसे कार्पेल जो फ्यूज है आपस में अटैचमेंट। हाँ। अंकित नहीं है सर, तो पूछ लो नहीं आया अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है इसीलिए बोला। लिखवाऊंगा ये वैसे क्या है लिखना है? मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना अरे नहीं लिखना नोट्स भी दूंगा, लिख तो लो, नोट्स दे दूंगा लास्ट में। तो ये लिखना है। नोट्स में तुम्हें दे दूंगा, टेंशन ना। सर वो नोट समझ नहीं आता। कौन से? सर आप ये कहाँ से इंटरनेट से निकाल के ऐसे आप मटेरियल है हाँ सर, आप जो दोगे वही आप भेज दो। सर जैसे आप ये मतलब वो अलग बोलते हो, इसकी लैंग्वेज अलग है, ये सेम ही तो लैंग्वेज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर नहीं है, वो अलग हो गए। मतलब आप जो सर ऐसा लगता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अलग चैप्टर हो गया, ये अलग चैप्टर चल रहा है। नहीं सेम ही तो चीज़ है। सर आप जो बोलते हो वो इजी लगता है उसमें। हाँ, तो मैं- कैसा हो गया? तो मैं तो दोनों काम करा रहा हूँ ना, जिसको लिखना है वो लिखे, जिसको मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ ले। मटेरियल जब तुम लास्ट में पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मटेरियल तो वही है, अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें कुछ उटपटांग लग रहा है। हाँ लेकिन जब तुम 2-3 बार पढ़ लोगे ना इस चैप्टर को, तुम्हें लगेगा सब जगह एक ही चीज लिखी है, कोई डिफरेंस नहीं। अभी तुम 11th क्लास पढ़ लो जाके किसी भी बुक से, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हमारी कॉपी में अलग लिखा है, बुक में अलग है। तो अभी तुम कॉपी से ही पढ़ो, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ उससे ही पढ़ो। नोट्स में तुम्हें दे दूंगा, टेंशन ना। उस चीज़ की चिंता मत करो, कॉपी तुम्हारी बन रही है तो उसमें सब कुछ मिलेगा। इसको ऑफ कर दो, बंद कर दो, ऐड रिप्लेस ना करो। अब सही है। ये पापा वीर है, PAPAVER, पापा वीर। पापा भी ये डायग्राम NCERT से बना लेता, इसमें अच्छा बना है। देखो मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ जो NCERT से रिलेटेड है, NCERT से बाहर हम जाते नहीं, थोड़ा बहुत जाते हैं कभी कभी। आज 21 है ना, हाँ सर 21 कोशिश करो इस महीने चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चाहे 21 है। हाँ 21 इस महीने चैप्टर हो जाएगा तो इस मंथ हमारे 2 चैप्टर हो गए। अगर इस स्पीड से चले हम तो 8 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 7-8 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, ये चीज़ सर मत कर सर मत कर। तो पीछे बैठ जा। बेटा रहेगी क्या? सर लिख दो बना दे। सर पढ़ा दो। ठीक है, ओके स्टार्ट कर से अभी नहीं सर। मैं जल्दी करो। सर बात ही कर रहे हैं। सर आप नहीं बोलोगे सर, आप बाद में देखना कर सकते तो मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा ही बाद में।
हम मेगा स्पोरेंजियल के साथ। मेगा स्पोरेंजियल मेगा स्पोरेंजियल ओव्यूल को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये दिखने में कैसा होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। हो सकता है एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा बना हो। तो आज तक तुमने ध्यान से देखो, इधर देखो, अभी तक तुम ओवरी बनाते थे तो बस ऐसा बना देते थे, ये हो गया इधर। अभी तक ओवरी बनाते थे तो सिंपल ऐसे डिजाइन कर लेते थे और मान लेते थे ये ओवरी ओव्यूल है, लेकिन ओवरी के अंदर कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है, क्लियर। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा ओवरी का इंटीरियर, ठीक है। अब इस चीज को हमें ध्यान से नोटिस करना है कि इसमें कौन से पार्ट्स क्या क्या है और कहां पर, ठीक है। ये जो सेंटर में दिख रहा है ना, ये ओव्यूल है, क्या है ओव्यूल। इसमें थोड़ा जो मैंने बनाया है एनसीईआरटी थोड़ा उल्टा हो सकता है, सेम टू सेम है, तो ठीक। अगर सेम है तो फिर बोलिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। इधर देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है हाइलम। हाइलम, ठीक है। तो ओव्यूल को प्लेसेंटा पार्ट से जोड़ने का काम करता है, क्लियर। ये ओव्यूल है हमारा और इसके नीचे की तरफ होता है प्लेसेंटा। तो हाइलम का काम होता है ओव्यूल को जोड़ के रखना प्लेसेंटा से। इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ओव्यूल एंड प्लेसेंटा, ठीक है। ओव्यूल और प्लेसेंटा से जो जोड़कर वो काम होता है ओव्यूल, इसका हाइलम, क्लियर है बात। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेंगे ये दिख रहे हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, इनको कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ध्यान से देखो, ये ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। These are the protective covering of ovules. अब इंटीग्यूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स। जो अंदर की तरफ है वो इनर इंटीग्यूमेंट्स है, जो बाहर की तरफ है वो आउटर इंटीग्यूमेंट्स है। हम ये कहते हैं ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स है OI और ये इनर इंटीग्यूमेंट्स है IL, क्लियर। बताओ बताओ ना, क्या अभी बताओ क्या बता रहा था। तो ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स हुआ, ये इंटर इंटीग्यूमेंट्स हुआ, क्लियर है बात। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू ओव्यूल। नेक्स्ट, यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जो इंटीग्यूमेंट्स वाली जगह है ना, यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है और उस रिजर्व फूड मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मत पढ़ना, न्यूक्लियस है ये। कई बार ऐसे न्यूक्लियस की जगह लोग न्यूक्लियस लिखकर आ गए थे, तो इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का काम होता है ओव्यूल को नरिशमेंट देना, क्लियर। ये रिजर्व फूड मटेरियल है, क्या है? ठीक है।
देता हूँ रिजर्व। अब न्यूक्लियस के बाद जो प्रॉब्लम आएगी, ये जो हमें पढ़ना है वो है ओव्यूल। अब आया ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल्स। उन सेल्स को हम कहते हैं बेसिकली 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ओव्यूल बेसिकली कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। 8 न्यूक्लियस होते हैं, उसके पास 7 सेल होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? 3 सेल ऊपर की तरफ अरेंज रहते हैं, 3 सेल नीचे की तरफ अरेंज रहते हैं, और एक सेल बीच में रहता है, लेकिन उस सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। देखो सेल एक ही है, न्यूक्लियस 2 है। तो न्यूक्लियस गिनोगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कंप्लीट सेल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बीच वाले का सेल डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है। क्लियर है बात? अब ये जो सेल है ऊपर वाले, इन सेल को कहते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं? और जिस एंड पर ये प्रेजेंट रहते हैं उस एंड का नाम होता है चालाज़ाल एंड। क्या नाम होता है? चालाज़ाल एंड। चालाज़ा एंड, ठीक है। और चालाज़ा एंड के अपोजिट जो एंड होता है उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कह रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड। पाइलर एंड। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड में भी तुम्हें 3 सेल दिख रहे हैं। इन 3 सेल में से जो 2 नीचे वाली सेल है, इन 2 नीचे वाली सेल को कहा जाता है सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। फिर और सिनर्जिड्स के ऊपर ये जो अकेली सेल बैठी है, इस सेल को कहते हैं एक्स सेल। क्या कहते हैं? और जो सबसे बीचों बीच की सेल जो है, जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? अच्छा बता, मैंने न्यूक्लियाई क्यों बोला, न्यूक्लियस क्यों नहीं बोला? प्लूरल फॉर्म है ना ये। न्यूक्लियस मतलब सिंगुलर एक, प्लूरल मतलब न्यूक्लियर मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा। क्लियर? इसीलिए मैंने वहां वर्ड यूज किया है न्यूक्लियाई। तो हर कहीं भी यूज मत कर देना न्यूक्लियर, या हर उसमें न्यूक्लियस मत लिख देना कि सर ने गलत लिख दिया शायद। क्लियर है बात? तो जब तुम फीमेल गैमेटोफाइट को चेक करते हो तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलते हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखा हमने हाइलम। हाइलम का काम होता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने का। क्लियर है बात? फिर हम गए किसके पास? इंटीग्यूमेंट्स के पास। इंटीग्यूमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल को प्रोटेक्शन देती है। ये आउटर कवरिंग 2 तरीके की होती है, इनर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स। उसके बाद है रिजर्व फूड मटेरियल देखा हमने, जिसका नाम था न्यूक्लियस। फिर गए ओव्यूल के पास। ओव्यूल में 2 एंड है, चालाज़ाल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। चालाज़ाल एंड के पास जो सेल्स बैठी हैं तीनों, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। जो 2 नीचे बैठी हुई हैं इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड के ऊपर आराम कर रही है, उस सेल का नाम है एक्स सेल। और जो एक सेल बीच में बैठी हुई है उसे कह रहा है हमने पोलर न्यूक्लियर। अभी एक चीज मिसिंग है, सिनर्जिड्स जो होती है ना, सिनर्जिड्स के नीचे एक मास सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बड़ा फ्लफी सा। उसको कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका काम होता है खुशबू निकालना। इसका काम होता है खुशबू देना, स्मेल देना। हाँ, निकालता है ये अपने अंदर से फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, इसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं। ये जो पॉलन ट्यूब आता है ना, पॉलन ट्यूब को ये नहीं पता है कि मुझे ऊपर से ऊपर ही जाना है या घूमकर नीचे से आना है। पॉलन ट्यूब को क्या पता मुझे कहाँ जाना है, रास्ता ही नहीं पता उसे।
तो जब ये यहाँ से स्मेल भेजता है कि भाई तुम्हें इस खुशबू के पीछे आना है, तो वो पॉलन ट्यूब इस खुशबू का पीछा करते करते ऐसे इस खुशबू के पीछे खींचा चला जाता है और माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेता है। आया समझ में? क्योंकि चालाज़ल एंड की तरफ तो यहाँ आउटर कवरिंग है, तो यहाँ तो घुस नहीं पाएगा ना इंटीग्यूमेंट्स के अंदर। नहीं आई समझ में बात? तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है इसको गाइड करता है। क्या करता है? कि तुम ऐसे 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 आ जाओ। ठीक है? तो पॉलर ट्यूब हमेशा कौन से एंड से घुसता है? माइक्रोपाइलर एंड। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसकी कौन हेल्प करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर है बात? नहीं आया समझ? ज़्यादा हो गया क्या? बना लो। क्या बना लो उसे? है बुक में बना? बुक में से बना लो, बुक में बना लो। जिसको बुक से बनाना है बुक से बना लो, तो यहाँ से बनाना है बुक में बना। बुक से बना लो कंक्रीट के बाद बुक। अरे छोटा सा ही सेम टू सेम वैसा ही है। चलो फिलीफॉर्म अपैरेटस। कैसे? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। नहीं है समझ? फिर से समझो एक और बात। ओव्यूल में हाइलम का काम है कनेक्शन करना प्लेसेंटा को किसके साथ? ओव्यूल के साथ। फिर हमारे इंटीग्यूमेंट्स के पास जिन्होंने प्रोटेक्शन दी ओव्यूल को दो तरीके से, इनर और आउटर। उसके बाद गए हम न्यूक्लियस के पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है? फिर उसके बाद आए ओव्यूल के पास। ओव्यूल में दो एंड्स हैं, चालाज़ल एंड ऊपर वाला एंड, माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाला एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास जो सेल्स होती हैं उनमें दो कैटेगरी हैं। एक होती है सिनर्जिड्स जो कॉम्बिनेशन में बैठी है, और सिनर्जिड्स के ऊपर बैठी है एग सेल। फिर बीच वाली सेल को कहा हमने पोलर न्यूक्लियाई, चालाज़ल एंड वाली सेल को कहा एंटीपोडल सेल्स। फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड्स का बेस है और ये बेस हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को यहाँ तक पहुँचने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। नहीं है समझ? अभी ये सब लिंक जुड़ेगा पॉलिनेशन के टाइम पे। मैं सब जोड़ दूंगा ये कि कब कहां से कौन आया, फिर मत कहना सीख लो के। तो अभी कह दूंगा माइक्रोपाइलर एंड से चला जाएगा। अभी फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको स्मेल देगा, ये स्मेल का पीछा करते करते चला जाएगा। क्लियर? सर वो निकालने के लिए क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। कैसे? एक्सट्रैक्ट। हमें बस हमेशा याद रखना है कि चालाज़ल एंड पे इंटीग्यूमेंट्स बंधे होते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर एंड पे इंटीग्यूमेंट्स खुले होते हैं। देखो ना खुले हैं, नीचे खुले नहीं है इंटीग्यूमेंट्स। आया समझ? नहीं आया समझ? हाइलम कनेक्ट करता है प्लेसेंटा से ओव्यूल को, ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके नीचे एक और पार्ट होता है फ्यूनिकल, हाइलम के नीचे इस तरह यहाँ होता है फ्यूनिकल। हाइलम के नीचे बेस में होता है फ्यूनिकल।
इसका काम क्या होता है? कुछ नहीं, बेसिकली स्ट्रक्चर है ज़्यादा कोई काम नहीं। तुमने बना लिया क्या? अंकित बना लिया? सर ये वाई का क्या है? सर वाई आउटर इंटीग्यूमेंट्स, जो बाहर की तरफ है इंटीग्यूमेंट्स, जो अंदर की तरफ है इनर इंटीग्यूमेंट्स। पेपर के लिए तैयार रहना, 3 मई को है। 3 में कैंसिल हो गया ना? क्यों कैंसिल हो गया? सर तो शादी में आ गए। सर मैं नहीं आ रहा। हाँ सर लेकिन बहुत सर मैं नहीं आ रहा। अच्छा आपने कर दी सैटरडे को है। क्या? सर इसे अरे नहीं सर। सर चलेगा नहीं। सर नहीं संडे सर से बहुत मैं टाइम जा रहा हूँ सर। सर बहुत टाइम से रिलीज तो हो सर रहा अभी है। चाहिए सर चले नहीं वो तीन तारीख सही संडे सर। सर 3 मई को। सैटरडे सही, नहीं सर। सैटरडे बढ़िया है। क्या हो रही है? हाँ सर ले लीजिए, बहुत टाइम से ऐसे ही रिलीज हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर की जो एक नंबर है क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसमें ज्यादा आना है? हाँ तो सर वैसे ही दे देना हाँ सर ऐसे थोड़ी सर तो ऐसे नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, 30 नंबर का दूंगा। 15-20 मिनट में कर लो। परसों टेस्ट, सर परसों मत रखो, परसों टेस्ट मंडे को रखो। वीडियो में सही है सर, वीडियो में सही है। सर परसों नहीं सर। 3 बजे से टेस्ट है। सर 3 बजे सर 3 मई से 3 मई को सही है। अब नहीं, हमने तो सैटरडे को ही टेस्ट है। नहीं सर तो आ नहीं पाऊंगा। अरे छोटा सा ही टेस्ट है, ज्यादा बड़ा हो ही नहीं। एक 2 नंबर है क्वेश्चन कितने सर टाइम क्या हैं? रहेगा? 2 से बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं उसमें। ओके सर। क्या ही पूछेंगे उसमें, तुम तुरंत बता दोगे। कैसे? क्या ही पूछूंगा मैं उसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड पूछ लूंगा कि बताओ इसका ये कौन कौन से मेथड है, एग्जांपल लिख दो बस। बर्डिंग में क्या एग्जांपल है वो बता दो। प्लेनेरिया कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करता है ये बता दो। राइजोम क्या होते हैं, बस ऐसे ही मैं पैटर्न बता रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन है। ये कितना रहेगा? एक ही दिन है, क्या कितना रहेगा ये बात? ये तो अभी है, 50% भी नहीं हुआ है तो अभी शुरुआत है। टाइम बताओ कुछ। रख कर दूं मैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़नी है, हेडिंग बनाओ। अभी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अभी ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है। ये मेगा स्पोरेंजियम है। एक एक चीज लिख दीजिए। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। सर अब क्या पॉइंट हो रहा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेरा स्कोर है। तो देखो पॉलन ग्रेन को बनाने की प्रोसेस है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या? पॉलन ग्रेन को बनाने की प्रोसेस है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही ओव्यूल को बनाने की जो प्रोसेस है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। हेडिंग बनाओ मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें लिखना द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ये एक पूरा मेगास्पोर है, ये जो बीच में बना है ये पूरा का पूरा एक मेगास्पोर है। हेडिंग है मेगास्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। The formation of megaspore from megaspore mother cell.
मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने की प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इसको मेगा क्यों कह रहे हैं? बड़ा है। हाँ, इसका साइज बड़ा है। सारे बंद कर दो। तो पीछे हो जाना। सब क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? चालू कर दो। बन गया ठीक है ना? ठीक हो गया। याद है ये सब बंद है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हमें पढ़ना है। हेडिंग लिखी, उसकी डेफिनेशन लिख ली। क्या? लिख लो चाहे तो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर को बनाना इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था ना आपने कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है 2n नाम की, ये मियोसिस डिवीजन में चली जाती है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनती है जिन्हें हमने टेट्राड कहा था। याद हो तो मैं तो याद है? याद है कि नहीं है? हाँ, सर। इस तरीके से टेट्राड बने थे। तो सेम मेगास्पोर मदर सेल से भी 4 मेगास्पोर्स बनती हैं। क्या बनती हैं? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। किसकी मदद से? लेकिन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते, डीजेनरेट हो जाते। क्यों? बता रहा हूँ, ऐसा सुनो कि जो मेगास्पोर वाले लोग हैं थोड़े से गरीब हैं बेचारे, तो इनके घर में 4 बेटे या 4 बेटियां हैं, इन पे खाने पीने के लिए भी रुपए नहीं है, और ये चारों को क्या है, पढ़ने का शौक है। ठीक है, तो इनके पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम में से जो ज्यादा होशियार होगा मैं तो उसे ही पढ़ाऊंगा, अभी तुम तीनों बैठो रोटी वोटी बनाओ, अपने घर के काम काज देखो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चारों को पढ़ा सकें, तो हम अरे सरकार ने ठीक है, तो हम एक को ही पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, किसी 3 की पढ़ाई रुकवा दी और चौथे को, मतलब इन तीनों की पढ़ाई का जो भी पैसा था वो इस वाले के ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो उससे 4 स्पोर बन तो जाते हैं, लेकिन इन चारों को फूड नहीं मिलता, इन चारों को खाना देने के लिए खाना नहीं होता, फूड नहीं होता, रिजर्व मटेरियल नहीं होता। तो उस रिजर्व मटेरियल को बनाने के लिए ये जो 3 होती है ना, ये जो 3 सेल होती हैं ये अपने आप को डिजेनरेट कर देती हैं। अपने आप को? हाँ, ऑटोमेटिकली अपने आप को डिजेनरेट कर देती हैं ताकि रिजर्व फूड बन सके। तो इसमें पता कैसे पड़ेगा किसको बचाना है? किसी को भी बचा लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी वाले को बचाना है, इस वाले को बचाना है, कोई भी 3 डिजेनरेट कर देना है, एक को बचाना है। वो तुम नहीं करोगे, वो तो ऑटोमेटिकली प्लांट कर लेगा। ठीक है, वो तुम्हें नहीं करना है। वो तो ऐसा है, यही करेगा। अगर सर वो आगे जाके लाइटनिंग में फट गया, क्या? सर वो आगे जाके फट गया, मुझसे क्या पूछेंगे? सर बाद में पूछो। अभी पूछ ले। अभी देखो ध्यान से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इधर सुनो ध्यान से। तुमने ये कहना चाहते हो कि ये आगे जाकर फर्टिलिटी को रीच किया या नहीं किया? बस फ्लावर खराब, अगर ये नहीं किया फर्टिलिटी को रीच तो फ्लावर खराब हो जाएगा। सुबह नहीं, सुगर कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। इधर देखो ध्यान से, तो हम बात कर रहे हैं कि इनके पास इतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं था कि ये चारों का डेवलपमेंट कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन 3 सेल्स को डिजेनरेट कर दिया और एक सेल की ग्रोथ को कंटिन्यू रखा। तो हमने सपोज कर लिया कि ये वाली सेल जो है ये अपनी ग्रोथ कर रही है। आप में से कोई बता सकता है कि कब माना जाता है कि हमारी सेल या हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है?
जब हमारी बॉडी के सेल्स बढ़े, ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती है तब हम बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इस चीज को याद रखें। तो ध्यान से देखो, ये हैप्लॉइड सेल है। अब अगर इसको सेल डिवीजन करना हो तो कौन से तरीके का सेल डिवीजन करेगा? माइटोसिस ही करना पड़ेगा ना, मियोसिस तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता अकेला? एक ही सेल है ना, रिडक्शन नहीं कर सकता ना, इक्वेशनल करना पड़ेगा। तो ये करता है सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन, और एक सेल पे दो सेल बन जाते हैं, ठीक है, फिर दो के चार बन जाते हैं, ठीक है, और फिर चार के तो 8 बन तो जाते हैं, 8 में से लेकिन ध्यान से देखना, 8 में से एक सेल अधूरा डिवाइड रहता है। जो मैंने पोलर न्यूक्लियर बनाया था, अभी मैंने जो ओव्यूल बनाया था तो उसके अंदर टोटल सेल कितनी थी? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 सेल बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। फिर ये सातों की सातों सेल इस ओव्यूल के अंदर अरेंज हो जाती हैं। 3 इस कुंडे पे चली जाती हैं कॉर्नर पे, 3 नीचे वाले कॉर्नर पे चली जाती हैं, और एक मिडल में होगा। इस तरीके से ये ओव्यूल सिंगल सेल से 7 सेल 8 न्यूक्लिएट बना। क्लियर? नहीं आया समझ? किसी को डाउट? बताओ क्या दो? एक से दो ही तो बनते हैं। ये अरे ये कॉम्बिनेशन है, मतलब फुली डिवाइड नहीं हुई। ये पूछ रहा है क्यों नहीं हुई? ये यहाँ पर प्रोसेस रुक गई, कैरियोकाइनेसिस पे रुक गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ यहाँ। अरे ये तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है जो उसमें अटक जाती है। क्लियर है? मेरी बात समझो ध्यान से। अब जैसे तुम्हारे मुंह से खाना जाता है तो स्टमक में जाता है, धीरे धीरे जाता है, जो मतलब बॉडी में जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है। ऐसे ही जो तुम्हारे फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनका ओव्यूल का जो लास्ट न्यूक्लियस होता है वो अधूरा ही डिवाइड हो पाता है, इसीलिए ये पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये स्टैटिक चीजें हैं जो स्टैटिक ही रहती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सर ये फर्स्ट वाले जो बनाया आपने, हाँ, वो इसी का है। ये हाँ, ये तो मदर सेल है। तो क्या ये तो मेगास्पोर है। सर ये क्या है? ये सिंगल सेल। इधर से सर मेगा स्कूल वाला क्या है? मेरी बात सुन, ये मेगास्पोर मदर सेल है। हाँ, इसने 4 मेगास्पोर बनाए ये कहाँ से आया? मियोसिस से। मेगा स्कूल वाला क्या था? अरे मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम में होती है ना, हाँ, ठीक। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा था, ऐसे ही मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होती है। और मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करती है तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। इन 4 हैप्लॉइड स्पोर में से 3 हैप्लॉइड स्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, फिर ये एक हैप्लॉइड स्पोर बचा। फिर इस हैप्लॉइड स्पोर ने माइटोसिस किया। क्लियर? तो 1 से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 बनी, और 4 से 7, 8 नहीं बनी, 4 से 7 बनी ना कि 8। क्लियर? हाँ क्या? यस सर। ये क्या हुआ है? सेल डिवीजन।
या तुम कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर जेनेसिस नहीं, मेगास्पोर का डेवलपमेंट। मेगास्पोर जेनेसिस तो इस प्रोसेस को कहा है, हाँ तो सीधू बोल रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ। समझ आ गया बताओ बताओ। सर ये फिर सारे सेल इसमें कैसे पहुंचे? हाँ सर अरे यही सेल तो है, यही वाले पहुंच गए हैं। यही सेल है, बस मैंने इनको अरेंज कर दिया है। पहुंचे क्या सर? देखो मजाक की बात, हाँ सर। समझने वाली बात, ठीक है। ये जो सेल्स हैं इनको बस मैंने अरेंज कर दिया सही तरीके से। ये है तो वही ओव्यूल, इसके अंदर ये कुछ नई चीज नहीं है, यही ओव्यूल है, बट इसमें सेल्स को अरेंज कर दिया गया। 3 सेल्स को ऊपर भेज दिया गया एंटीपोडल सेल्स के नाम से, 2 सेल्स को नीचे भेज दिया सिनेर्जेट्स के नाम से। ये ऊपर वाली सेल एक्स सेल है और जो बीच वाली सेल होती है उसे पोलर रिंग लेके फॉर्म कर देती है। इस एंड को हमने चालाजर एंड कहा था, इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहा था। क्लियर? एक ओव्यूल के अंदर इतनी सारी सेल्स कैसे आई हैं मैं वो बता रहा था। ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट का क्या सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ ले अगर व्हाई ओव्यूल इज कंसीडर्ड टू बी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि ये जो एक सेल बचती है, ये एक सेल ओव्यूल की डेवलप्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन से 7 सेल बनती है, जिन 7 सेलों में 8 न्यूक्लियस होते हैं, और वो 8 न्यूक्लियस वाली सेल इस तरीके से अरेंज हो जाती है और इस तरीके से फॉर्म्ड होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। नहीं आया समझ? बताओ कैसे बना है, पता है ना? मेगास्पोर मदर सेल से बना है, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 में से 3 हो गए डीजेनरेट, बचा एक सेल, और ये एक सेल डेवलप्ड हुआ। क्या हुआ? डेवलप्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। क्लियर? और माइटोसिस करने से कितनी सेल बनी? 7 सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। उनको अरेंज करा हमने और बन गया हमारा डेवलप्ड ओव्यूल। इसको कहेंगे डेवलप्ड ओव्यूल, नहीं तो एम्ब्रियो सेट। क्या कहते हैं इसे? एम्ब्रियो सेट। इस डेवलप्ड ओव्यूल का नाम है एम्ब्रियो सेट। कोई दिक्कत? चेक कर लो दोबारा से, फिर से बताऊं क्या एक बार? नहीं सर। हैं? वो वीडियो है वीडियो देख लेंगे। अरे अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछो, कौन कैसे बनाया? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नोट करते हैं। ये नोट में लिखा हूँ मैं, लिखो आईडी बनाओ, लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लिखना तो बहुत जरूरी है। कोचिंग कितने बजे? सर 4 बजे। 4 बजे। सर मेरी अच्छी क्लास मैं लेट कर पाई इसलिए। झूठ तो नहीं बोल रहा है? सर झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? सर सच बोल रही हूँ। आप ऊपर कैसे क्यों बोल रहे हैं? कितने मिनट बचे हैं? खाना टाइम 10 मिनट बचा 10 मिनट। तो बहुत टाइम है। लिखो लिखो। सर आपने बता दिया लिखो। हाँ सर बोलो। पार्ट्स ऑफ पिस्टल, पिस्टल के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पहला पार्ट देखो स्टिग्मा, जो ऊपर का सरफेशियल पार्ट होता है ना, पार्ट्स ऑफ पिस्टल में लिखना फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, इसमें लिखना इट इज द टॉप मोस्ट, it is the topmost, it is the topmost receptive part, receptive, R-E-C-E-P-T-I-V-E,
CE रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मींस ऐसा पार्ट जो रिस्पांस ले लेता है। रिसेप्टिव पार्ट where pollen grains land, जहाँ पर pollen grain land करते हैं, where pollen grains land, और arrive भी लिख सकते हो तुम, आते हैं pollen grains आते हैं ना इस पार्ट। ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा वाला। नेक्स्ट पार्ट लिखो स्टाइल। Style. It is the elongated means lamba. Elongated. E-L-O. Elongated. Cylinder part. Cylinder की स्पेलिंग है ना? Slender. ये वाला slender। Cylinder part। ये cylindrical structure means 3D structure हो गया। नहीं, वो भी cylindrical part ही होता है। जैसे तुमने फर्टिलाइजेशन की दो स्पेलिंग सुनी होगी, एक में जेड आता है, एक में एस आता है। तो जेड वाली स्पेलिंग तुम्हें ज्यादातर देखने मिलेगी बायो में, ऐसी सिलेंडर की ज्यादातर स्पेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसे कलर्स की भी बहुत डिफरेंट स्पेलिंग होती है, COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में यूज करोगे तो उसमें COLOR ही मिलेगा, इंग्लिश वाले में जाओगे तो COLOUR मिलेगा। तो थोड़ा सा चेंज रहता है इसको। लिखो लिखो। लेकिन आप ऐसे लिखवाते हो फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग। हाँ मैं ऐसे लिखूँ। इंग्लिश वर्ड तो फर्टिलाइजेशन ही कंप्लीट कर दो सर जाना। नेक्स्ट लिखो ओवरी। ये हो गया? हाँ बस। सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। बीनीथ द स्टिग्मा, बीनीथ नीचे। हाँ बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे, बीनीथ द स्टिग्मा। नेक्स्ट पार्ट में लिखो ओवरी। ओवरी में लिखो इट इज द हैवी पार्ट। हैवी होता है ना भारी। इट इज द हैवी पार्ट एट द बेस। इट इज द हैवी पार्ट एट द बेस ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के नीचे है ना। दैट कंटेन्स ओव्यूल। इसके पास क्या है? लिख क्यों नहीं रहे? देख रहा सर एक बार देख लो। That contains ovule. That contains ovule. ब्रैकेट में लिख लेना मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। Ovule is present inside the ovary. Ovary at locule. Locule का मतलब बताया था मैंने 11th क्लास में। सब ध्यान नहीं गया। Locule open space inside the ovary at locule. LOCULE. सर फिर से रिपीट करना। Ovule is present inside the ovary at locule. हो गया? इसके अंदर जो खाली जगह होती है ना वहीं पे ओव्यूल रहता है। सबके फंक्शन लिख लो, इंटीग्रेमेंट्स वगैरह इन सब के।
अब लिख लो हेडिंग बना के द मेन पार्ट्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम हेडिंग क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम के मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं।